एपिसोड 5 जलन। चोरी हुए 3,000 रुपए मिल चुके थे। पुलिस को वो पैसे बेडरूम के अंदर एक अलमारी के ऊपर छुपाए हुए मिले थे। पुलिस ने ये नोटिस किया कि जिस अलमारी के ऊपर वो पैसे छुपाए गए थे उसके ऊपर काफी धूल जमी हुई थी, जैसे कहीं महीनों से वहां सफाई ना की गई हो। और इसी वजह से जिसने भी वहां वो पैसे छुपाए थे उसके हाथ के निशान अलमारी के ऊपर बनी मिट्टी की लेयर पर बने हुए थे। वो 3,000 रुपए चुराने वाले चोर को पकड़ने के लिए जिसका इल्जाम धनुष के ऊपर लगा था, अब बस कुछ ही देर में पता चलने ही वाला था कि जिस वजह से घर में एक ही परिवार के लोगों के बीच इतनी देर से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसका असली कल्प्रिट कौन है। हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें उन 3,000 रुपए को देखकर चौंक गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी वो पैसे ढूंढकर सारा खेल खत्म कर देगी। और सबसे ज्यादा सुकून देखने को मिला था आरती की आंखों में, जो अंदर ही अंदर तड़प रही थी अपने बेटे की ये हालत देखकर। क्रांति सिंह उस धूल पर बने हाथों के निशान को बड़े बारीकी से देखती है और फिर अर्चित, मानवी, उनके दोनों बच्चे अन्नू और तन्नू के हाथों को ध्यान से देखती है। क्रांति सिंह धनुष और उसकी माँ आरती के हाथों का भी इंस्पेक्शन करती है। फिर वो कुछ देर के लिए चुप होकर एक साइड में बैठ जाती है और ध्यान से कुछ सोचने लगती है। अर्चित तभी जोर से बोलता है, मैडम आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये चोरी इस नालायक ने ही की है। अर्चित धनुष की ओर इशारा करके कहता है, लेकिन शायद क्रांति सिंह को अपना मेहमान मिल चुका था। वो उठती है और अन्नू के पास जाकर उसे फिर से अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है। अर्चित और मानवी दोनों भौचक्के से होकर खड़े हो जाते हैं और अन्नू की ओर देख रहे हैं। क्रांति सिंह अन्नू से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो अन्नू, तुम्हारे हाथ के निशान उस अलमारी के ऊपर कैसे आए? क्रांति सिंह की आवाज में इतना ज्यादा गुस्सा और कॉन्फिडेंस भरा हुआ था मानो उन्होंने अन्नू को अपनी आंखों से पैसे छुपाते हुए देखा है। अन्नू हकला कर कहता है, मैं क्रांति सिंह अपनी आवाज और तेज करके उससे पूछती है, तुम्हारे नाखूनों में अभी तक उस अलमारी की धूल छुपी हुई है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो मेरे पास और भी तरीके हैं तुमसे पूछने के। क्रांति का इतना कहना था कि अन्नू रोना शुरू कर देता है और फिर रोते रोते कहता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे दीदी ने कहा था पैसे छुपाने के लिए। दीदी ने कहा था कि वो धनुष से बहुत नफरत करती है और उसे मजा चखाना चाहती है। दीदी ने कहा था धनुष इतना बेवकूफ है कि वो खुद को बचा ही नहीं पाएगा। अन्नू डर के मारे रोए जा रहा था और अपनी सफाई दे रहा था। अन्नू को क्रांति की आंखों से इतना डर लग रहा था कि वो एक टक उनकी ओर देखे बिना ही चोरी किए हुए पैसों का सारा सच क्रांति के सामने रख देता है। हॉल में मौजूद सभी लोग तन्नू को घूर रहे थे। तन्नू समझ जाती है कि अब सब कुछ एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। अन्नू को ऐसा रोता हुआ देख तन्नू बीच में ही अचानक से चिल्लाकर अपनी सफाई में बोल पड़ती है, मैं तो सिर्फ धनुष को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, मैं पैसे नहीं चुराना चाहती थी। तन्नू जल्दी जल्दी एक ही सांस में बिना रुके बोल पड़ती है। अन्नू और तन्नू को ऐसे सारी सच्चाई बयां करते हुए क्रांति सिंह चुप थी, क्योंकि वो दोनों भी आखिरकार बच्चे ही तो थे। हॉल में मौजूद लोग और पुलिस इतने सारे तमाशे के बाद ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि ये फैमिली सचमुच बिल्कुल अलग है। इतने अमीर होने के बाद भी सिर्फ 3,000 रुपए के लिए एक छोटे बच्चे और उसकी विधवा माँ को इतना टॉर्चर करने का कारण वो भी सब लोग समझ नहीं पा रहे थे। पैसे तो वापस मिल चुके थे, लेकिन क्या आरती को लगा थप्पड़ आरती और उसका बेटा धनुष कभी भूल पाएगा? धनुष और उसकी माँ आरती सचमुच ही बहुत अनलकी है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सचमुच अर्चित और उसके परिवार से बहुत पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर चुका होता। बिना किसी गलती के इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। पर अगर आरती को ये सब झेलना पड़ रहा था, भगवान ही जानता है वो बेचारी कितनी मजबूर होगी। और क्या पता वो अपने बेटे धनुष के इस लायक होने का इंतजार कर रही हो कि वो उसे लेकर कहीं और जा सके। आज अर्चित का 40वां जन्मदिन था और अर्चित ने लगभग आधे शहर को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट कर रखा था, क्योंकि उसे अपने रसूख का बहुत ख्याल रखना था। इसलिए उसने शहर के लगभग सभी हाई प्रोफाइल लोगों को अपने घर पर इनवाइट किया था। उनमें से बहुत सारे मेहमान तो लंच के बाद ही लौट चुके थे, लेकिन कुछ मेहमान और बाहर से आए वेटर और कुछ एक्स्ट्रा लोग
जो सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी में एक दिन के मेहनताने पर काम करने के लिए आते हैं, वो अभी तक मौजूद थे। पहले तो सभी लोग अपनी अपनी गपशप और वाइन में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्चित और धनुष का झगड़ा सुना तो वो लोग भी वहां आकर उस सारे तमाशे के गवाह बन गए थे। सबने जन्मदिन की पार्टी के बहाने एक परिवार के आपसी कलह का अंजाम देखा था, लेकिन ये अब तक भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अर्चित, जो कि घर के बाहर इतना डिसेंट बिहेव करता है, वो अपने ही भांजे और छोटी बहन से इस तरह का बर्ताव भी कर सकता है। लोग घर के बाहर कुछ और होते हैं और घर के अंदर कुछ और। पुलिस को आता देख तो पड़ोसी भी अर्चित के घर के अंदर आ गए थे। कुछ लोगों को अर्चित और उसके परिवार की चिंता थी और कुछ को तो तमाशा भी देखना जरूरी होता है। पहले तो सभी लोग अर्चित की बात पर भरोसा कर रहे थे कि धनुष ने ही पैसे चुराए हैं, लेकिन जब धनुष ने अपने मामा की पोल खोलनी शुरू की तो सभी लोगों के सामने अर्चित और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया था। और फिर लोगों की तो आदत ही होती है तमाशा देखने की, लेकिन उस तमाशे में लोगों ने देखा कि आरती और उसका बेटा धनुष किस हद तक मजबूर है, या कहो कि कितने अनलकी है। अर्चित और मानवी ने सोचा भी नहीं था कि सच इतना कड़वा भी हो सकता है। आसपास के सभी लोगों के सामने उनकी खुद की बेटी चोर निकली। अब सभी लोग अर्चित और मानवी ने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अर्चित मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और बड़े ही शालीनता से लेडी ऑफिसर क्रांति सिंह के पास जाकर उनसे कहता है, मैडम, अपने ही घर में की गई चोरी तो नहीं कही जा सकती। मैं माफी चाहता हूँ आपसे और आपकी टीम से, जिन्हें हमारी ओर से इतनी तकलीफ हुई। कुछ पलों के लिए क्रांति सिंह अर्चित को देखती रही, मानो वो मन ही मन सोच रही हो कि जो आदमी अभी कुछ ही देर पहले अपनी धौंस दिखा रहा था, अपने बेटे की गलती सबके सामने आते ही इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन क्रांति सिंह इतनी जल्दी झांसे में आने वाली पुलिस ऑफिसर नहीं थी। वो अपने पुलिसिया अंदाज में अर्चित से कहती है, मुझे मालूम है अर्चित जी कि अपने ही परिवार के पैसे छुपाना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार किसी भी इंसान के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करना या फिर किसी और तरीके से उसकी पब्लिकली बेइज्जती करना या फिर किसी को ऐसे चोरी के झूठे जाल में फंसाकर मेंटली टॉर्चर करना, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना, उस व्यक्ति के खिलाफ काफी गंभीर मामले में कार्रवाई हो सकती है और तकरीबन 3 साल की सजा का प्रोसीजर भी है। क्रांति सिंह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अर्चित को उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस समझा रही है कि अर्चित के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस लेडी ऑफिसर को अब तक बहुत हल्के में ले रहा था, वो कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है। लेकिन क्रांति सिंह यही नहीं रुकती, वो आगे कहती है, और हाँ अर्चित जी, मैं एक और जरूरी बात आपको बताना भूल ही गई। अगर किसी भी व्यक्ति को आपने कोई सीरियस फिजिकल इंजरी पहुंचाई है तो आपको 3 साल से ज्यादा सजा भी हो सकती है, मतलब तकरीबन 10 साल के लिए तो आप जेल की चक्की पीसेंगे ही पीसेंगे। और एक बार जेल जाने के बाद तो आप जानते ही हैं अर्चित जी, पैसा, पावर और ये जो आप अपने रुतबे की इतनी धौंस दिखाते हैं, वो सब गधे के सर के सींग की तरह गायब हो जाएगा। क्योंकि बेशक 10 साल की सजा से आप किसी तरह से बच जाए, पर 3 या 5 साल तो पक्का ही समझे। आप देख ही सकते हैं आपकी पिटाई की वजह से एक 16 साल के बच्चे के मुंह से कितना खून बह गया है। अभी इसकी मेडिकल जांच होगी और फिर आपकी मेहमान नवाजी का मौका हमें मिलेगा। क्रांति सिंह का एक एक शब्द अर्चित के कानों में तीर की तरह जा रहा था और उसके मन में सुई की तरह चुभ रहा था, क्योंकि शब्दों से ज्यादा इफेक्ट तो क्रांति के कहने का तरीका था। क्रांति ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो साफ साफ शब्दों में अर्चित को बता ही रही हो कि अगले बस कुछ ही दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्रांति सिंह को भी एक बात साफ समझ आ रही थी कि अर्चित और उसकी बीवी अभी तक भी अपने बेटे अन्नू की गलती ना तो मान रहे थे और ना ही उसके लिए माफी मांग रहे थे। तभी क्रांति सिंह ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए हाथ के इशारों से अपने साथी पुलिस वालों से जोर से चिल्लाते हुए कहा, चलो, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन्हें गाड़ी में बैठाओ और पुलिस स्टेशन ले चलो। अब बाकी की पूछताछ वही होगी। अर्चित और मानवी दोनों को जेल की दीवारें साफ साफ दिखने लगी थी। अर्चित ने तभी हाथ जोड़कर क्रांति सिंह के सामने लगभग रोते हुए उससे कहा, मैडम जी, धनुष तो मेरा भांजा है
और उससे पूछ लीजिए, मैंने अपने बच्चों और उसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया है। और ये तो एक बहुत छोटी सी गलतफहमी है मैडम जी। ये तो किसी के भी परिवार में हो सकती है ना, वरना आपको लगता है मैं खुद अपने बेटे जैसे भांजे पर हाथ उठाऊंगा? बच्चे अगर कोई गलती करे तो बड़े उसे डांटेंगे नहीं तो वो आगे चलकर और बिगड़ जाएंगे। और इस सब इंसिडेंट को एक माँ बहुत शांति से चुपचाप सुन रही थी। वो माँ जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी, उसके कपड़े अपने ही बेटे के खून से सने थे। आरती देख रही थी कैसे उसका भाई पल पल गिरगिट की तरह अपने रंग बदल रहा था। जब पुलिस उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी, आरती अपने भाई अर्चित को क्रांति सिंह के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख ही रही थी कि तभी अर्चित की निगाह उस पर रुक गई। अर्चित समझ चुका था कि अब उसे कोई बचा सकता है तो वो है आरती। मानवी भी आरती की ओर ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसके पैर पकड़कर माफी मांगेगी और कहेगी, दीदी हमें प्लीज बचा लो, क्योंकि उन दोनों को अब आरती और उसका बेटा धनुष ही बचा सकता था। मानवी ने बिना एक पल भी देरी किए अपनी बेटी अन्नू का हाथ पकड़ा और आरती के पास गई। दीदी, अगर हम कोई शिकायत नहीं करेंगे तो पुलिस वाले इस केस को यहीं रफा दफा कर देंगे, वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। दीदी, बेशक कितने ही मतभेद क्यों ना हो, पर हम सब है तो एक परिवार ही ना। मानवी आरती के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, दीदी आइए ना, हम सब परिवार के लोग इस मामले को मिलकर सुलझा लेते हैं। अन्नू और तन्नू ने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, पर ये भी है तो बच्चे ही ना। तो कैसा रहेगा दीदी अगर हम सब मिलकर इन पुलिस वालों से बोल दे कि ये हमारे घर की बात है और हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। मानवी ने आरती के हाथ पर हाथ रखा और उससे आंखों ही आंखों में माफी मांगते हुए कहा। आरती उसकी ओर देखकर शायद यही सोच रही थी कि अभी कुछ ही देर पहले ये लोग उसके बेटे को चोर साबित करके मारने पीटने और जेल भेजने तक को तैयार थे, और अब जो सारा सच सामने आया तो कैसे सारा परिवार उनके लिए एक हो गया। आरती मानवी की बात सुनकर अपने आंसू पोंछती है, अपनी नजर उससे हटाकर गर्दन दूसरी ओर कर लेती है, मानो बहुत कुछ कहना चाहकर भी सब दिल में ही छुपा कर रखना चाहती है। आरती को दूसरी ओर देखते हुए अर्चित ने समझा कि उसने मानवी की बात को इग्नोर कर दिया है और वो इस केस में उन लोगों का साथ नहीं देना चाहती। तो वो आरती के पास आकर कहता है, देखो आरती, मैं मानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें तन्नू की गलती थी और मैं ये सारा मामला सुलझते ही उसे धनुष से माफी मांगने के लिए जरूर कहूंगा, पर अगर तुमने अभी पुलिस से चलकर ये केस यही खत्म करने के लिए नहीं कहा तो समझ लेना आज के बाद तुम दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अर्चित अपनी कठोर आवाज में आरती को अपना फैसला सुना चुका था, लेकिन वो अभी रुका नहीं था। अर्चित आगे कहता है, और हाँ, तुम ये भी मत भूलना आरती कि धनुष स्टार हाई स्कूल में पढ़ता है। अगर इसके पीछे मेरा हाथ ना हुआ तो इसके ग्रेड इस लायक नहीं है कि ये एक भी दिन इस स्कूल में टिक पाए। मेरी बैकिंग के बिना तुम्हारे बेटे को उस स्कूल से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्चित की बात सुनकर आरती शौक में उसकी ओर देखने लगी। बेटे के स्कूल से निकाले जाने की बात से तो उसके शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई थी। आरती ने एकदम से नजर उठाकर उसे देखा था। उसे ये तो समझ बहुत पहले ही आ चुका था कि उसका भाई तो छोड़ो, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, लेकिन वो माफी मांगने की बजाय उसे ऐसे ब्लैकमेल करेगा, इसकी उम्मीद आरती को बिल्कुल नहीं थी। अब आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई की बात चुपचाप मान ले या फिर अपने बेटे की इस हालत के लिए उसे जेल भेजे। तो क्या आरती धनुष के साथ जो हुआ उसे भूलकर केस वापस ले लेगी? क्या क्रांति सिंह वहां से चली जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM पर।